हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की। तो नेक्स्ट डिजीज का नाम है हमारा पॉलीसेथेमिया वेरा। ठीक है, तो ये हमारा डिजीज का नाम है और डेफिनेशन के अंदर इन्होंने क्या बताया है, इट इज एन अबनॉर्मली इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एचबी इन ब्लड। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है, जब उसकी कंसंट्रेशन अबनॉर्मल तरीके से ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो एचबी जो होता है उसकी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है अबनॉर्मल तरीके से, तो वो जो कंडीशन होती है वो हमारी पॉलीसेथेमिया बोली जाती है। ठीक है, तो इन्होंने बताया है आइदर थ्रू रेडिकेशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम और इंक्रीज इन द रेड सेल्फ डैमेज। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो प्लाज्मा वॉल्यूम होती है वो तो हमारी होती चली जाती है, और जो हमारे रेड ब्लड सेल्स का डैमेज होना जो होता है वो हमारा बढ़ता चला जाता है। तो ये कंडीशन इसके अंदर रहती है। तो पेशेंट जो है पॉलीसेथेमिया के अंदर जब होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें हेमोक्रेटिक चीजें जो है वो बढ़ती है, यानी कि एक तरीके का एक टेस्ट होता है, परसेंटेज होती है हमारी, और हीमोग्लोबिन या आरबीसी काउंट अबोव द नॉर्मल लिमिट। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी जो नॉर्मल लिमिट होती है उससे जब ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारी कंडीशन कौन सी होती है, पॉलीसेथेमिया वेरा जो कंडीशन होती है वो बोली जाती है। तो मेनली इसके अंदर क्या है कि जो कंसंट्रेशन बढ़ती है तो कंसंट्रेशन के अंदर जो है बहुत सारे सब्सटेंसेस दिए जाते हैं उसको कंसंट्रेशन को कम करने और ज्यादा करने के लिए जो सहायक होते हैं। तो ब्लड के अंदर पाए जाने वाले एचबी की कंसंट्रेशन जब जरूरत से ज्यादा या अबनॉर्मल तरीके से बढ़ती है तो वो कंडीशन हमारी पॉलीसेथेमिया वेरा बोली जाती है। तो इसमें रिस्क फैक्टर हमारे कौन कौन से होते हैं, खतरे वाली जो चीजें हैं वो हमारी कौन कौन सी रहती है, कॉर्निक हाइपोक्सिया, अगर ऑक्सीजन की कमी है, सांस लेने में अगर दिक्कत आ रही है तो ऑक्सीजन की कमी है टिश्यूज के अंदर, लॉन्ग टर्म सिगरेट स्मोकिंग, अगर बहुत ही लंबे समय तक जो पेशेंट है या जो भी इस बीमारी से ग्रसित है कोई भी रोगी, तो अगर वो लंबे समय तक स्मोकिंग करता आ रहा है या फिर इसके होने के बाद अगर वो इस तरीके की चीजें करता है, ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर हमारी सिगरेट स्मोक कर रहा है वो, और ये हमारी फैमिली भी हो सकती है और जेनेटिक हमारी पैरेडिसोपोजिन भी हो सकती है, यानी कि हमारी जेनेटिक तरीके से भी हो सकती है ये और पारिवारिक भी हो सकती है। लिविंग इन हाई एटीट्यूड, अगर ज्यादा मनोभाव में अगर अगर पेशेंट रहता है तो भी खतरे की बना रहता है। लॉन्ग टर्म एक्सपोज टू कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बहुत लंबे समय तक कार्बन मोनोऑक्साइड को कंज्यूम करना या एक्सपोज करना, जैसे कि हमारा टूनल वर्क्स होता है, यानी कि सुरंग वगैरह में जो हमारे वर्कर काम करते हैं, और जैसे कार गैराज अटेंडेंट है, यानी कि कार गैराज में काम हो रहा है और अटेंडेंट जो होता है वो वहां पर परमानेंट बैठा रहता है, या रेजिडेंट जो चीजें हैं उसकी हाईली पॉल्यूटेड सिटीज, यानी कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन वाले शहर में या पोल्यूशन वाले एरियाज के अंदर अगर वो रहता है, तो ये हमारी जो चीजें होती हैं ये पॉलीसेथेमिया वेरा जो कंडीशन होती है, हमारी जो डिजीज होती है उसको होने में सहायक भी होते हैं और उसके अंदर ये रिस्क फैक्टर यानी कि खतरा भी पैदा करने वाले हमारे होते हैं। तो आगे इसमें है हमारी, आगे देखते हैं। तो भाई ये है हमारे पास टेस्टिंग ट्यूब। तो टेस्टिंग ट्यूब के अंदर हमारा ब्लड है, एक में नॉर्मल ब्लड है और एक के अंदर हमारा पॉलीसेथेमिया वाला ब्लड है। तो इस ब्लड के अंदर हमारा क्या दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि जो हमारा ब्लड है इसमें कंपोजिशन दिखाई गई है। तो इसमें देख सकते हैं नॉर्मल ब्लड है उसके अंदर कितनी कंपोजिशन है और हमारा पॉलीसेथेमिया वेराज की जो कंडीशन होती है ब्लड की उसके अंदर कितनी है। तो इसमें क्या होता है, एचबी जो होता है हमारे ब्लड के अंदर उसके अंदर जब कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तब ये हमारी कंडीशन होती है। तो अब इसमें प्लाज्मा, प्रोटीन, हार्मोन, वाटर, न्यूट्रिएंट, ये सारी चीजें होती हैं, और हेमोक्रेटिक जो परसेंटेज होती है रेड ब्लड सेल्स की यानी कि आरबीसी की, ठीक है, और हमारे जो प्लेटलेट है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, डब्ल्यूबीसी, तो ये सारी चीजें तो हमारी होती हैं क्योंकि ये तो इसके अंदर ब्लड के अंदर पाए जाने वाले सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं ही हमारे। तो इसमें जो दिखाया गया है नॉर्मल ब्लड है और मेल के अंदर 40 से 54% हमारा हेमोक्रेटिक यानी कि परसेंटेज होती है, और फीमेल्स के अंदर 36 से 48% पाया जाता है। ठीक है, और ये हमारा एलिवेटेड यानी कि बढ़ी हुई हेमोक्रेटिक परसेंटेज, तो ये हमारा बताया गया कंपोजिशन का बढ़ी हुई कंडीशन। तो इसमें हम देख लेते हैं कि भी ये जो कंडीशन होती है नॉर्मल होती है, यानी कि कंपोजिशन लिमिट में है। अगर ब्लड के अंदर जो कंसंट्रेशन नॉर्मल है तो हमारा ये नॉर्मल वॉल्यूम होती है, और अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है एचबी के अंदर तो वो पॉलीसेथेमिया कंडीशन हमारी हो जाती है। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे कि ये कितने टाइप की होती है। तो टाइप के अंदर हम जानेंगे, ये होती हैं हमारी 4 टाइप की। तो 4 टाइप की ये पहली हमारी टाइप होती है प्राइमरी पॉलीसेथेमिया। तो प्राइमरी में क्या जाता है, ओकर व्हेन एक्सेस रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस आर ए रिजल्ट ऑफ एन अबनॉर्मलिटी ऑफ द बोन मैरो। तो जब हमारी जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो की अबनॉर्मलिटी की वजह से जो रिजल्ट होता है तो उसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक्सेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इन्होंने हमारा बताया है कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और जो प्लेटलेट्स होती है ये भी प्रोड्यूस ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है इसमें। तो ये हमारी कंडीशन, ये एक तो ये टाइप होती है हमारी। दूसरी सेकेंडरी पॉलीसेथेमिया के अंदर क्या कंडीशन हो जाती है, इसमें हमारी इंक्रीज होती है एरिथ्रोपोटिन्स, ठीक है, ईपीओ हम जिसको बोलते हैं, तो ये हमारी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और जो प्रोडक्शन होता है रिस्पॉन्स ऑफ द कॉर्निक हाइपोक्सिया, तो इसमें जो रिस्पॉन्स होता है कॉर्निक हाइपोक्सिया यानी कि सांस लेने में या जो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है ब्लड के अंदर वो हमारा लो होता चला जाता है, और एरिथ्रोपोसिस जो है वो सेक्रेटिंग ट्यूमर, तो वो हमारा ट्यूमर के दौरान ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसमें हाइपोक्सिया का ज्यादा दिया है, लंबे समय तक हाइपोक्सिया होने से लंबे समय तक अगर ऑक्सीजन का लेवल कम रहता है तो उसमें एरिथ्रोपोटिन जो ज्यादा बढ़ जाता है और होने का क्या खतरा रहता है, ट्यूमर वगैरह।
ठीक है। नेक्स्ट हमारी इसके अंदर जो आती है वो आ जाती है तीसरी, रिलेटिव पॉलीसेथेमिया। तो रिलेटिव में क्या आ जाती है, इट इज द इंक्रीज इन आरबीसी नंबर विदाउट एन इंक्रीज इन टोटल आरबीसी मास। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें आरबीसी का नंबर तो बढ़ता है, यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो होता है उनका नंबर तो बढ़ता है, लेकिन इसमें जो रेड ब्लड सेल्स मास होता है यानी कि जो द्रव्यमान होता है उसके बिना ही नंबर बढ़ता है। ठीक है, यानी कि आरबीसी की संख्या तो ज्यादा बढ़ती है लेकिन जो उसका द्रव्यमान होता है वो नहीं बढ़ता है, उसके बिना ही जो नंबर है, जो संख्या है वो रेड ब्लड सेल्स की बढ़ती है। तो ये हमारी तीसरी टाइप हो गई है। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें कोज क्या दे रखा है, इसमें यूजुअली दिस द कोज बाय द लॉस ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम विद द रिजल्ट। जो इसमें देखा गया है, तो इसमें जो कारण बताया गया है वो क्या है, जो हमारी प्लाज्मा वॉल्यूम है वो उसका लॉस हो जाना। ठीक है, तो प्लाज्मा वॉल्यूम लॉस होगा यानी कि कम होगा विद द हेमो कंसंट्रेशन। तो हमारा जो हेमो यानी कि जो हीमोग्लोबिन बना हुआ है, हीमो और ग्लोबिन दो चीजों से बना हुआ है, तो हमारा हीमो कंसंट्रेशन जो होती है सीन द सेवर डिहाइड्रेशन रिलेटेड टू वोमिटिंग एंड डायरिया। तो हमारी जो हेमो की जो कंसंट्रेशन होती है वो हमारी सीवियर यानी कि बहुत ज्यादा खतरनाक देखी जाती है। कब, डिहाइड्रेशन के दौरान, यानी कि पानी की कमी के दौरान, जब डिहाइड्रेट जो हाइड्रेशन फॉर्म होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाता है बंदा, यानी कि सूखापन उसके अंदर आ जाता है, पानी की कमी हो जाती है। कब होती है ऐसे, वोमिटिंग और डायरिया के दौरान, जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हेमो कंसंट्रेशन जो है वो हमारी ज्यादा बढ़ती है और ऐसे में प्लाज्मा वॉल्यूम लॉस हो जाता है। तो ये हमारी कंडीशन रहती है तीसरी, और ये तीसरी टाइप होती है हमारी। ठीक है, फोर्थ टाइप में क्या आ जाता है, स्ट्रेस पॉलीसेथेमिया हो जाता है। तो स्ट्रेस में क्या बताया इन्होंने, इट इज द टर्म अप्लाई टू द कॉरोनिक यानी कि लॉन्ग स्टैंड ऑफ लो प्लाज्मा वॉल्यूम विच द सीन कॉमनली इन एक्टिव हार्ड वर्किंग एग्जक्स, जो एग्जस्ट हो जाते हैं या फिर मिडल एज मैन होते हैं। तो इन्होंने बताया है कि ये हमारी कॉरोनिक यानी कि बहुत लंबे समय तक चली आने वाली जो है स्टेट होती है ये हमारी, जिसमें प्लाज्मा वॉल्यूम जो होती है हमारे ब्लड के अंदर वो बहुत ही कम हो जाती है। और ये किसमें हो जाता है, जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट रहता है चीजों को लेकर के, और मिडल एज अधेड़ उम्र के जो लोग होते हैं उनके अंदर ये ज्यादा पाया जाता है। दिस पीपल, और ये जो लोग होते हैं, द रेड ब्लड सेल्स वॉल्यूम इज नॉर्मल बट द प्लाज्मा वॉल्यूम इज लो। तो इनके अंदर जो है जो ब्लड वॉल्यूम होती है वो तो रहेगी नॉर्मल, यानी कि जो इसमें रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी की वॉल्यूम तो नॉर्मल रहेगी, लेकिन प्लाज्मा की वॉल्यूम जो है वो लो हो जाती है ऐसे पर्सन के अंदर, यानी कि ऐसे लोगों के अंदर। तो ये हमारी थी फोर्थ टाइप। आगे हम इसमें देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर इन्होंने दिया है कि सिम्टम रिजल्ट फ्रॉम द इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। तो इसमें वो सिम्टम्स रिजल्ट फ्रॉम द इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, यानी कि जब हमारी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम होते हैं, कौन से रिजल्ट दिखते हैं। इचिंग आफ्टर बाथ, नहाने के बाद खुजली स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और एब्डोमिनल ब्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और एब्डोमिनल ब्लॉटिंग यानी कि जो पेट दर्द होता है या पेट के अंदर किसी चीज की ब्लॉटिंग होना। तो इसमें विजुअल हमारा डिस्टर्बेंस हो जाता है, यानी कि धुंधला दिखाई देना या दिखने में प्रॉब्लम हो जाना। और इसमें हमारा रेटिना वेन जो होती है वो फैल जाती है, आंख फेस जो है वो भी रेड हो जाएगा। और हमारी जो रेटिनल्स वेन होती है, रेटिना का इम्प्योर ब्लड कैरी करने वाली जो हमारी नली होती है वो फैल जाती है। तो इसमें फीलिंग फुलनेस होती है। तो इसमें क्या लीड करेगी, इसमें सर दर्द हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कमजोरी महसूस होगी, सिर में थकावट हमें महसूस होगी, चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा और हैवीनेस होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि सर जो है भारी होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में और क्या आ जाएगा, पैरालिसिस होना, नमनेस महसूस होना। ठीक है, जलन महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, और किसके अंदर, हैंड और लेग के अंदर, हाथ और पैरों के अंदर कमजोरी महसूस होगी, जलन महसूस होगी, नमनेस महसूस होगी और पैरालाइज जैसा महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। नोज ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो नाक में से खून आना, और हमारी टेनिटस हो सकता है, कान में घंटियां जैसी बजती हैं, साइनोसिस हो सकता है, नीले कलर के धब्बे हो जाते हैं हमारी स्किन के ऊपर। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर देखे जाते हैं हमारे, जब हमारी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो ये सिम्टम्स जो है देखे जा सकते हैं। तो इसमें हमारा सिम्टम फ्रॉम द इंक्रीज विकोसिटी। तो इसमें जो सिम्टम है, जब विकोसिटीज बढ़ जाती है, विकोसिटीज यानी कि जब गाढ़ापन बढ़ जाता है तो कौन कौन से सिम्टम हमारे नजर आते हैं। तो इसमें सबसे पहले एंजीना पेक्टोरिस हम पहले डिजीज कर चुके हैं। तो ये जो हमारी डिजीज होती है कॉर्नरी आर्टरी से संबंधित होती है, हमारी ब्लड फ्लो से हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो जाना टिश्यूज वगैरह के अंदर। थ्रोम्बोफिलेट से, यानी कि थ्रोम्बोफिलेट से होने का मतलब हो जाता है कि हमारा जो ब्लड क्लॉट्स होता है वो ज्यादा बढ़ जाना और वहां पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाना। डाइजोपिनिया, सांस लेते टाइम दर्द महसूस हो जाना। बोन एंड पॉइंट पेन, यानी कि हमारी हड्डियां, और पॉइंट पेन का मतलब हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ही, प्लेस पर ही पेन यानी कि दर्द होना। तो ये हमारे विकोसिटी के सिम्टम होते हैं। और ये जो सिम्टम है ये आगे और भी हैं, तो आगे देखते हैं हम इसमें, थोड़ा सा ध्यान से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। वही अदर सिम्टम के अंदर हम इसमें देखेंगे। अदर सिम्टम में इन्होंने दे रखा है वेट लॉस, कॉर्निक कफ, बहुत पुरानी खांसी हो जाना। ठीक है, और सेप्लिनोमेगली या फिर हमारा हेप्टोमेगली, यानी कि स्प्लीन या फिर हमारा जो लीवर होता है उसका लार्ज हो जाना, उसका साइज बढ़ जाना। ठीक है, फॉर्मेशन हो जाएगी, हमारी ब्लड क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएगी ब्लड वेसल्स के अंदर।
ठीक है। ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में डिफिकल्टी महसूस होगी जब आप लेटोगे, तो लाइंग डाउन जब करोगे तो सांस लेने में दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। और स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो सकती है क्योंकि रात को सोते समय पसीना बहुत ज्यादा आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। और बर्निंग सेंसेशन होगा फिंगर और टोस के अंदर, यानी उंगलियां और अंगूठों के अंदर जलन होनी महसूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारे सिम्टम होते हैं इसके अंदर। आगे हम देखते हैं डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के अंदर क्या है। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस में हमारे सबसे पहले क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर सबसे पहले आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या हो जाएगा, हिस्ट्री इंक्लूड करनी है आपने, क्वेश्चन पूछने हैं किसके रिगार्डिंग, अबाउट स्मोकिंग, लिविंग, हाई एटीट्यूड्स, ब्रीदिंग डिफिकल्टी और स्लीप डिस्टर्बेंस एंड द क्रॉनिक कफ। तो आप किस किस के रिगार्डिंग पूछोगे कि भाई आप स्मोक करते हो या नहीं करते हो, आप कैसी जगह पे रहते हो, आप कैसे मनोभाव या कैसे मेंटल स्ट्रेस में आप रहते हो, आपको सांस लेने में कोई दिक्कत होती है नहीं होती है, आपको नींद अच्छे से आती है नहीं आती, आप डिस्टर्ब रहते हो, या फिर आपको खांसी वगैरह तो नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने पेशेंट से करने हैं इस बारे में। ब्लड टेस्ट कराने हैं कुछ, तो इसमें द ब्लड स्टडी विल शो। तो ब्लड की जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें क्या शो होगा, उसमें इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द ब्लड सेल्स। तो उसमें रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, कितनी संख्या में है और कितने बड़े हुए हैं, तो ये सारी की सारी चीजें शो होती हैं। एलिवेटेड ऑफ द हीमोक्रेटिक मेजरमेंट, तो उसमें सारी की सारी जो परसेंटेज बढ़ी हुई परसेंटेज होती है उनकी मेजरमेंट यानी कि उनका माप हो जाता है। और इसमें हीमोग्लोबिन लेवल जो हमारा एलिवेटेड होता है वो भी हमें पता चल जाता है कि हीमोग्लोबिन कितना बढ़ा हुआ है। और इसमें हो जाता है वेरी लो लेवल ऑफ द एरिथ्रोपोटिन्स। ठीक है, तो इसमें हमें पता चलता है कि एरिथ्रोपोटिन जो होते हैं उनका लेवल कितना कम हो गया या बहुत कम हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये हमारा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर देखी जाती हैं चीजें। तो नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है बोन मैरो और हमारा एस्पिरेशंस ऑफ बायोप्सी। तो बोन मैरो की जो है बायोप्सी की जाती है, उसमें एग्जामिनेशन किया जाता है हमारे बोन मैरो का। और क्या देखा जाता है उसके अंदर, प्रोड्यूसिंग हायर देन नॉर्मल नंबर ऑफ द ब्लड सेल्स। तो इसमें देखा जाता है कि भाई हमारी जो बोन मैरो है उसके अंदर हमारा जो ब्लड सेल्स हैं उनका जो नॉर्मल नंबर है या फिर बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा हमारे बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारे रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो के अंदर कितने बड़े हुए हैं। इट मे बी द साइन ऑफ द पोलोथैलेमिया। और अगर इस तरीके से बोन मैरो के अंदर अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है रेड ब्लड सेल्स की, तो ये हमारे साइन होते हैं, यानी कि एक इशारा होता है कि पोलोथैलेमिया जो हमारी कंडीशन होती है, पोलोथैलेमिया जो कंडीशन होती है वो हो सकती है, उसकी वजह से हो रही है। ठीक है, और अदर डायग्नोसिस मेजर अगर हम करते हैं तो अदर डायग्नोसिस में हमारा आ जाता है चेस्ट के एक्सरे जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इकोकार्डियोग्राम का भी आपको पता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का भी पता है, SpO2 मेजरमेंट। तो SpO2 जैसे कि SpGT जो टेस्ट कराए जाते हैं, SpGT में जो हमारे एंजाइम टेस्ट होते हैं सारे के सारे, ठीक है, जो हमारा सीरम का होता है और जो हमारा पायरेट का होता है, तो ये हमारे SpGT टेस्ट होते हैं जो कि एंजाइम्स होते हैं। तो उनका भी मेजरमेंट किया जाता है कि एंजाइम किस तरीके से कितने बड़े हुए और कितने कम हो चुके हैं। तो ये थे हमारे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के बाद हमारे इसमें आ जाते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में भी हमारी मैनेजमेंट किस किस तरीके की है, सबसे पहले सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे हम इसमें। सर्जिकल मैनेजमेंट जो होती है वो उसमें सबसे पहली चीज हमारी आ जाती है फैलेबोटॉमी। तो फैलेबोटॉमी किसको बोला जाता है, ड्रॉइंग द केरेटिन अमाउंट ऑफ द ब्लड आउट ऑफ द वेन इन द प्रोड्यूस कलेक्टेड फैलोबेमी। ठीक है, तो फैलेबोटॉमी जो है एक तरीके का जैसे कि एक सर्जरी टाइप चीजें होती हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आती है। तो इसमें क्या बताया कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का जो अमाउंट होता है, जो ज्यादा अमाउंट होता है हमारी वेन के अंदर, उसको कलेक्ट किया जाता है, यानी कि उसको निकाला जाता है बाहर। इट इज यूजुअली द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑफ द पॉलीथैलेमिया। तो पॉलीथैलेमिया का सबसे पहला ऑप्शन होता है ट्रीटमेंट का कि भाई जो वेन के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड की मात्रा बढ़ गई है तो उसको इंजेक्शन के द्वारा या किसी भी तरीके से उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें रिड्यूस हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ द ब्लड सेल्स रिड्यूस होंगे, यानी कि नंबर ऑफ द सेल जो हमारे ब्लड के अंदर बढ़े हुए हैं वो तो कम हो ही जाएंगे। डिस्क्रीज क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम डिस्क्रीज हो जाएगी क्योंकि ब्लड कम हो रहा है। मेकिंग इट इरेज फॉर ब्लड टू फंक्शन प्रॉपरली। और क्या हो जाएगा, और जो हमारा जो फंक्शन होता है, जो ब्लड का जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ब्लड की मात्रा कम हो जाएगी, साथ साथ ब्लड सेल्स की जो मात्रा बढ़ी हुई है वो भी कम हो जाएगी, और ब्लड का जो फंक्शन है प्रॉपरली जो फ्लो करने का जो काम है वो भी हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो उसको काम करने में मतलब आसानी हो जाएगी। तो ये हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। तो ये एक तरीके की फैलेबोटॉमी होती है और ये पहला ऑप्शन होता है इस डिजीज को क्योर करने का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि नर्स को क्या क्या करना होता है। मॉनिटर फॉर द पेरिफेरल्स एंड द सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस। तो सबसे पहले आप मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे, आपने मॉनिटर करना है कि वो सेरेब्रल्स जो एरिया है, यानी कि ब्रेन के आसपास का जो एरिया है या उसके बाहर की प्रीवियम जिसको बोलते हैं, उसका जो एरिया है उसके अंदर थ्रोम्बोसिस का पता करना है कि भी है या नहीं है, या किस तरीके की कंडीशन है वहां पर। ठीक है, पेशेंट असिस्ट द पेशेंट ऑफ द एम्बुलेंस। तो पेशेंट को पैदल चलने के लिए कहना है। और जो हमारी फैलेबोटॉमी जो हुई है पर डॉक्टर ऑर्डर, तो जो फैलेबोटॉमी है वो अपने खुद से नहीं करनी है जब तक डॉक्टर ऑर्डर नहीं करेगा, जब तक आपने इस तरीके का कोई उपचार नहीं करना है। एडमिनिस्ट्रेट पेन मैनेजमेंट मेजर। तो अगर किसी प्रकार का दर्द है तो दर्द से रिलेटेड आप जो मेजरमेंट है वो मेजर भी कर सकते हैं और आप ट्रीट भी कर सकते हैं उस चीज को। एडवाइज टू डू रेगुलर एक्सरसाइज। तो आप पेशेंट को बोल सकते हैं कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम करने की
ज़रूरत है और आपको करनी चाहिए। तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आता है कि आपने किन किन चीज़ों की केयर करनी है। नेक्स्ट इसमें हमारी मैनेजमेंट आ जाती है मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, तो मेडिकल मैनेजमेंट में हमारी नॉर्मल चीजें रहती है, सर्जिकल में हमारी ऑपरेशन से रिलेटेड रहती है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में होती है हमारी ड्रग से रिलेटेड। तो इसमें फेलोबोटॉमी हमने पहले ही पढ़ लिया, फेलोबोटॉमी क्या होती है। तो फेलोबोटॉमी से रिलेटेड हमारा इंटरवल फॉलोड बाय द सीबीसी वॉल्यूम। तो सीबीसी वॉल्यूम के बारे में और फेलोबोटॉमी का जो हमारी चीजें होती हैं उसके बारे में आपने कंट्रीब्यूट करना है, जो भी चीजें उसमें दी जाती है वो करना है। और कोरोनी के हमारे माइला माइला जो हमारा सुप्रेसिव थेरेपी जो होती है वो दी जाती है। क्या यूज किया जाता है उसमें, हाइड्रोक्स यूरिया और हमारी रेडियो एक्टिव जो हमारा फास्फोर्स होता है उसके यूज से हमारी माइलो सुप्रेसिव थेरेपी की जाती है क्रोनिक, यानी कि बहुत ही लंबे समय तक। तो ये हमारी मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर ये एक थेरेपी होती है जो कि हमारी एचबी के अंदर बढ़ी हुई कंसंट्रेशन को कम कर सकता है। इफ यूरिक एसिड लेवल इज हाई देन गिव ऑफ द एलोपुरिनॉल्स। तो अगर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बॉडी के अंदर लेवल ज्यादा हो गया है, तो कौन सा ड्रग्स देना है आपने, एलोपेरिनॉल्स, ये हमारे ड्रग्स का नाम है, ये आप पेशेंट को दे सकते हैं। एंटी हिस्टामिन देनी है। एंटी हिस्टामिन कौन सी होती है, जो हमारी इचिंग वगैरह को कम, एलर्जी को कम करने वाली जो होती है। तो उसमें स्ट्राजिन आ जाती है हमारी, हाइड्रोक्लोराइड्स आ जाती है हमारी, और इसमें आ जाती है काइप्रो हाइपोडिन इफ ऑफ द प्रोटीन। तो ये हमारी जितनी भी टैबलेट्स हैं या जितने भी हमारे ड्रग्स होते हैं, ये हमारी अगर ज्यादा खुजली है तो ही ये देनी है हमारी। ठीक है, अगर ज्यादा हमारी प्रोटीसिस यानी कि खुजली ज्यादा है तो हमारी हाइपोटेडिन्स जो है टैबलेट देनी है। तो ये तभी देनी है जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, ये आप ध्यान रखोगे। तो इसमें आ जाता है लो डोज ऑफ द एस्प्रिन टू प्रिवेंट थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस। और लो डोज देना है एस्प्रिन का, किस चीज को रोकने के लिए, कि जब हमारे थ्रोम्बोटिक यानी कि थ्रोम्बोसिस क्लोट वगैरह के कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए बहुत ही कम मात्रा में एस्प्रिन देनी है, क्योंकि एस्प्रिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेनी होती, ये बहुत ज्यादा डेंजर होती है आगे जाके। ठीक है, अवॉइड आयरन सप्लीमेंट। तो आयरन सप्लीमेंट कोई भी प्रोवाइड नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है, ये तो थे मेडिकल मैनेजमेंट यानी कि ड्रग से रिलेटेड सारी की सारी चीजें जो प्रोवाइड करनी है अपने पेशेंट को। अब आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोज। तो नर्सिंग डायग्नोज के अंदर कौन कौन सी चीजें देखी जाएंगी, तो इसमें सबसे पहले इम्प्रेड टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू फेलाबाटोमिस एंड द एविडेंस बाय द साइनोसिस। तो हमारे साइनोसिस के चलते अगर किसी भी तरीके का फेलाबाटोमी की गई है, साइनोसिस है, तो उससे रिलेटेड हमारे टिश्यूज के अंदर होने वाली जो हानि होती है उसका ध्यान रखना है, वो आप जरूर देखेंगे। अक्यूट पेन से रिलेटेड हमारा जो सर्जरिकल, जो हमारी अगर सर्जरी हुई है तो उससे हमारी वर्बलाइजेशन अगर की गई, यानी कि अगर पेशेंट अपने मुंह से बोल रहा है, अगर उसे किसी प्रकार का पेन है, उससे सर्जरी से रिलेटेड पेन है या वैसे पेन है, तो उस चीज का आपने सबसे पहले ध्यान देना है। तो नेक्स्ट इन्होंने इम्प्रेड किया है ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू डिक्रीज लेवल ऑफ आरबीसी इन द ब्लड एज द एविडेंस बाय डायजेपिनिया। तो इसमें आपने क्या करना है, ब्रीदिंग पैटर्न जो होता है अगर उसमें हानि हो रही है, किससे रिलेटेड, किससे, आरबीसी ब्लड डायजेपिनिया, अगर सांस लेने में कष्ट हो रहा है। ठीक है, ब्रीदिंग पैटर्न से रिलेटेड अगर कोई चीजें हो रही है और आरबीसी के कम होने पर, यानी कि ब्लड के अंदर जब आरबीसी कम हो जाती है तो डायजेपिनिया हो जाता है, सांस लेने में भी कष्ट हो जाता है और सांस जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने नर्सिंग डायग्नोज के अंदर देखनी है। तो नर्सिंग डायग्नोज में और भी है एक दो, आगे देखते हैं। नर्सिंग डायग्नोज तो हमारे वहीं हो गए हैं खत्म, मुझे लगा नर्सिंग डायग्नोज ही दे रखे, दो ही लाइनें थी। तो ये दे रखी हेल्थ एजुकेशन। तो अब आपको पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन कैसे दोगे, ठीक है, तो एजुकेशन में क्या क्या बताओगे भी, सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करते रहना है, आपको एक्सरसाइज बंद नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि ब्लड के अंदर जितनी भी इंप्योरिटीज होती है, जितने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो हमारे जब एक्सरसाइज करते हैं या वाटर इंटेक करते हैं हम जितना भी, तो हमारी इंप्योरिटीज होती है जो वो यूरिन के जरिए या फिर स्वेट के जरिए बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट को भी आपने अवॉइड करना, जहां जिस इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी हो, जैसे कि बंद रूम है या फिर आप लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं या फिर आप ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट को आपने अवॉइड करना है। और अवॉइड करना है आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जो जगह होती है वहां भी आप नहीं जाएंगे। और आपने अवॉइड करना है तंबाकू वगैरह, इस तरीके की कोई भी चीज आपने नहीं खानी है। बी गुड टू योर स्किन, अपनी स्किन को बहुत अच्छा रखना है। और वॉच फॉर शोर्स, आपने किस चीज को देखते रहना है, घाव वगैरह आपकी बॉडी में किसी भी जगह पर घाव वगैरह होते हैं तो वो भी आपने देखते रहने हैं। तो ये आ जाती है आपकी हेल्थ एजुकेशन। तो ये जो डिजीज है काफी लंबी डिजीज है, तो आई होप तुम्हें समझ आई होगी ये पूरी की पूरी। तो एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, समझ आई जाएगी, ऐसी कोई चीज नहीं इसके अंदर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।